मैं हूं श्रेय शुक्ला। हमारे खास कार्यक्रम राज एक कलरिंग कोम फ्री, मतलब अब हेयर कलर करना हो गया और भी आसान। आप एक पत्रकार बनना चाहते हैं, मेरे जैसी एंकर। नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। हमारे खास कार्यक्रम राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी सियासी शख्सियत से जिसने एक लंबा और बड़ा मुकाम हासिल किया है, उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री वकार अहमद शाह साहब से। आज हम उनसे करेंगे मन की बात और जानेंगे उनकी राज की बात भी। लेकिन सबसे पहले नजर उनके जिंदगी पर। डॉक्टर वकार अहमद शाह, श्रम और सेवा योजन मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार में श्रम और सेवा योजन मंत्री वकार अहमद शाह पेशे से डॉक्टर हैं। 6 जुलाई 1943 को बहराइच में जन्मे वकार अहमद शाह ने कानपुर विश्वविद्यालय से मेडिकल की पढ़ाई की और उसके बाद बहराइच में जन सेवा से जुड़ गए। 1989 में डॉक्टर वकार अहमद शाह पहली बार जनता दल के जेल भरो आंदोलन के दौरान जेल गए और का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने राजनीतिक करियर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने पहली बार वकार अहमद शाह को 1993 में टिकट दिया और यूपी की विधानसभा पहुंचे। अब तक डॉक्टर वकार अहमद शाह 5 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुने जा चुके हैं। नवंबर 1993 में पहली बार, सितंबर 1996 में मध्यावधि चुनाव में दूसरी बार, फरवरी 2002 में तीसरी बार, 2007 में चौथी बार और अब 2012 के आम चुनाव में 5वीं बार वो विधानसभा के लिए चुने गए हैं। यूपी असेंबली में डॉक्टर वकार अहमद शाह हमेशा ही समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में दिखते रहे हैं। नवंबर 2003 से मई 2004 तक विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। उसके बाद साल 2004 में मई 19 से 26 जुलाई तक कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर वकार अहमद शाह इससे पहले भी मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट में श्रम और सेवा योजन मंत्री रह चुके हैं। अखिलेश यादव की कैबिनेट में वकार की ये दूसरी बारी है जब वो मंत्रालय संभाल रहे हैं। डॉक्टर वकार अहमद शाह के घर में उनकी पत्नी रुबाब सईदा के अलावा उनका बेटा याशीर शाह है। वकार के बेटे को भी इस बार समाजवादी पार्टी ने बहराइच के मटेरा विधानसभा सीट से चुनाव में उतारा था और मौजूदा विधानसभा में पिता और पुत्र दोनों ही साथ चुनाव जीत कर गए हैं। बेरोजगारी भत्ते की मुलायम की योजना को लागू करा पाने में वकार का अहम रोल था और इस बार भी अखिलेश यादव ने जब बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया तो भी वकार अहमद शाह ने खुद ही पूरा ब्लूप्रिंट बनाया। अब जबकि समाजवादी सरकार की सबसे बड़ी योजना को लागू करना है तो डॉक्टर वकार अहमद शाह पर सभी की निगाहें एक बार फिर से टिक गई हैं। अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो ये था वकार साहब की जिंदगी का सफरनामा। अब बातचीत शुरू करते हैं। वकार साहब, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। वकार साहब, आपके पास एक बार फिर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। तो अब आपकी क्या प्लानिंग है, किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह से वो भत्ते को जनता को देंगे या जो बेरोजगार हैं उनको देंगे? देखिए, ऐसा है, ये हमारी पार्टी का ही शुरू का जो मंशूर था, जिसमें हमारे सियासी लीडर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा था कि यह रोजगार दो या बेरोजगारी भत्ता दो। और उसके बाद अगर किसी ने हिम्मत की तो मुलायम सिंह यादव जी थे, जिन्होंने एक अनहोनी को होनी करके दिखा दिया। मैं भी उस वक्त लेबर मिनिस्टर था और मैं उनके साथ था उस वक्त। भत्ता बांटने में मेरा बहुत अहम जिम्मेदारियां भी थी। जिस तरह से उन्होंने एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बना के भत्ता बांटा, दूसरे प्रदेशों के लोग पूछते थे कैसे बांट रहे हो।
और मैं खुद महसूस करता हूँ कि इतनी अच्छी तरह से बच्चा बढ़ा था कि उसमें हम उसका कोई मिसाल शायद नहीं काम करते, तो हम उम्मीद भी नहीं थे क्या बटेगा। लेकिन अखिलेश यादव बिल्कुल अपने पिता के नक्श कदम पर चलते हुए जितने मेहनत से इस कार्यक्रम को शुरुआत की, जितना उन्होंने मैनेज किया, उसका नतीजा ये है कि हम पहला भत्ता उत्तर प्रदेश में 9 तारीख को 11-12 के बीच में बांटेंगे, इसमें आपके कालमी तालुकेदार कॉलेज के मैदान में। ये भत्ता कानपुर और लखनऊ के बेरोजगारों को ही बांटा जाएगा और जिसके चीफ गेस्ट होंगे माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी इसके अध्यक्ष होंगे और वो भत्ता बटेगा। उसके बाद हर जिलों का भत्ता वहाँ के मंत्री या प्रभारी मंत्री बांटेंगे और फिर सारे जितना भत्ते का सिस्टम है ये ऑनलाइन कर दिया जाएगा। सबके पूरे बेरोजगारों के नंबर हमारे पास हैं बैंक के अकाउंट्स के, और सिर्फ एक बटन दबेगा और उनका भत्ता वहाँ पहुँच जाएगा, जमा हो जाएगा। अब उसमें आपका ये एक भत्ता बांटने हमारा मकसद सिर्फ ये है, ये एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है। इसको ये मत समझिए कि भत्ता बांटना हमारा सिस्टम कोई पार्टी का वो है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में बेरोजगारी ख़त्म हो, लोगों को रोज़गार के मौके फराहम हो। लेकिन बहुत से ऐसे बेरोज़गार हैं जो काबिल होने के बावजूद भी अपना फॉर्म भरने की भी सकत नहीं रखते हैं, अपने बहुत ज़रूरियात ज़िंदगी की पूरी नहीं कर पाते। उसके लिए ये मतलब प्रोग्राम है जिसमें 1000 रुपये बटेगा, 3 महीने का भत्ता बटेगा उनको। जी वकार साहब, अब पिछली बार भी आपके पास ये विभाग था, इस बार भी ये विभाग है, तो इस बार आपकी प्लानिंग क्या है? अगर बड़े तौर पे देखा जाए, श्रम और सेवा योजन सबसे ज़्यादा नज़र युवाओं की रहती है आपकी ओर, तो इस बार क्या प्लानिंग है, क्या अलग करने की चाह है सरकार की? मुसलसल हम लोग इस बात के लिए कोशिश करते रहते हैं। हमारे कैंप्स लगते हैं, हमारे रोज़गार मेले लगते हैं, हम डिफरेंट टाइप के रोज़गारों को ला के एम्प्लॉयज़ को बुला करके उनका मौके पे ही कैंपस इंटरव्यू कराते हैं और उनको रोज़गार के उनके इंटरेस्ट के साथ वो रोज़गार के मौके देते हैं। और इत्तेफाक से लकीली जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं ये यंग है, एनर्जेटिक है और बड़ी वाइड इसकी अपनी सोच है, जो आगने वाले 3-4-6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में इतना निवेश हो जाएगा और इतने इंटरनेशनल कंपनियां भी आ जाएंगी और साथ साथ हम आईटी में हब बनाने जा रहे हैं, तो बेरोज़गारी का जो मसला है वो हमारा हल हो जाएगा। लेकिन जब तक हम बेरोज़गारों को उनकी हैसियत के साथ रोज़गार न दे दें तब तक ये अल्टरनेटिव अरेंजमेंट रखा गया है। वकार साहब, एक बहुत तल्ख सी हकीकत है कि जो प्राइवेट सेक्टर जो बेरोजगारों को रोजगार दिलाता है उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल अलग से होती है। अपने जो सरकारी बेरोजगार वाले दफ्तर हैं उनकी शक्ल सूरत दूसरी तरह की होती है। वो उतनी अच्छी तरह से इंटरटेन नहीं करते हैं बेरोजगारों को और मतलब उसको लगता है कि वो कहाँ आ गया, आखिरकार वो नौकरी पाने आया है या जिल्लत झेलने आया है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इस और भी कुछ करने की जरूरत है कि अब प्राइवेट सेक्टर से आप टक्कर ले सकें? देखिए, ऐसा है कि ये सही है कि बिगड़ी व्यवस्था है, हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एम्प्लॉयर्स जो हैं जो बाहर एम्प्लॉयमेंट देते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे और जब हमारे ज़रूरत का प्रोडक्ट तैयार होंगे तो उनको 100 दफ़ा गरज होगी तो हमारे लड़कों को, हमारे एम्प्लॉयर्स को रखेंगे अपने वहाँ ला करके। बात इसकी नहीं है कि हम उनको इज्जत देके वो रखते हैं, वो काम की वैल्यू देते हैं। जो बाहर वाले लेते हैं वो काम वैल्यू देते हैं, लोग एंटरटेन करते हैं, काम देते हैं अपना। हम काम भी देंगे, इज्जत भी देंगे और कोशिश करेंगे कि हर हाथ को काम मिल जाए। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बहुत युवा मुख्यमंत्री हैं, आईटी पर जोर देते हैं और एक नई शक्ल दिखाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उसमें जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको नहीं लगता कि उसको बदला जाना चाहिए, उसको और बेहतर तरीके से, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से बैंक्स आए प्राइवेट, उस तरह से इसकी शक्ल सूरत हो? देखिए, ऐसा है, 2 सूरतें हैं। अगर किसी मरीज़ का ऑपरेशन कोई सर्जन करता है तो सारे इन्वेस्टिगेशन कराता है, उसका फिर माइन्यूटली डिसेक्शन करता है कि कहीं कोई आर्टरी या कोई नर्व कट ना जाए, और जब जर्रा करता है तो 2 आदमी पकड़ते हैं, फाड़ देता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जो हैं ये सर्जन एंड वो चीज़ों को उसी तरह से डिसेक्ट कर रहे हैं जैसे एक कॉम्पिटेंट आदमी को डिसेक्ट करना चाहिए। उनके साथ बहुत बड़ा हाथ है मुलायम सिंह जी का, अनुभव का बहुत बड़ा हाथ है उनके बहुत साथ दानों का, और जिस तरह की उन्होंने तरबियत पाई है, मैं समझता हूँ कि ये एक नया इतिहास बनेगा और एक बहुत ही कामयाब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साबित होंगे। ये आरोप लगता है कि बेरोजगारी भत्ता देने में तो सपा सरकार बहुत आगे रहती है, लेकिन जो रोजगार की संभावनाएं हैं, रोजगार डेवलप करना, रोजगार पैदा करना, इसमें उसका ध्यान नहीं रहता है। नहीं, ऐसा नहीं। हम लोगों ने पिछली बार कम से कम 3-4-5 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं।
उस वक्त हमारे पास ITI भी था, ITI से हमारे कैंपस इंटरव्यू सेकंड होते थे, लेकिन आदमी खासतौर से मीडिया हर उस पार्ट में देखता है जहाँ पे हमें क्रिटिसाइज कर सके। रोजगार देखते हैं तो ढपाली हमने बचा नहीं कि रोजगार इतने दे दिया हमने, अब हम कोशिश करेंगे जितने रोजगार दें उतने भी आपको बताते रहे कि इतने को। दीदी, ये आरोप लगता है कि ये कहा जाता है कि सिर्फ बेरोजगारी भत्ता देते जाएंगे तो जो युवा है वो आराम तलब हो जाएगा, वो कहेगा मुझे पैसा तो मिल ही रहा है। पहले ही कह दिया था जी कि भत्ता देना या युवा को बेरोजगारी भत्ता दे करके उनको काहिल बनाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जब तक हम उसको रोजगार न दे पाएं तब तक वो डिप्रेशन में चले जाएं, वो आत्महत्या न करने लगें, वो इतने मायूस न हो जाएं कि रोजगार ढूंढना बंद कर दें। हम उनको असिस्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे हम रोजगार देते रहेंगे असिस्टेंस खत्म होती जाएगी। जी वकार साहब, हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। टेस्ट से शुद्ध पानी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वकार अहमद शाह साहब से, जो कि श्रम और सेवा योजन मंत्री हैं। उनका कहना है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन हम रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। वकार साहब, ये कहा जाता है कि बेरोजगारी भत्ता एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहा जाए, ड्रीम था कि बेरोजगारी भत्ता बांटा जाएगा। मायावती के टाइम पे नहीं बट रहा था उस जिस स्तर पे आप लोग चाहते थे, लेकिन ये देखा गया जब बेरोजगारी भत्ता लाया गया तो उसके नियमों में इतनी बार फेरबदल हुआ कि मतलब एक तरह से विपक्ष ने उस पर निशाना भी साधा, बार बार उंगली उठाई कि इन लोगों के तो कुछ नियम ही अभी तय नहीं हुए। तो ऐसी दिक्कत क्यों आई? देखिए, ऐसा था जब इलेक्शन का मैनिफेस्टो बना था तो 35 साल से लेकर 45 साल तक की एज रखी गई थी। उस वक्त हम लोगों का असेसमेंट था कि ये लोग काफ़ी आ जाएंगे, लेकिन हमको जो हमारा युवा था 25 साल की उम्र वाला, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस सरकार को बनाने में योगदान दिया था। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री का हमारा सोच थी कि वो युवाओं को पहले मौका दिया जाए। हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा बढ़ा के दिया जाए, इन लोग 25 साल की उम्र पढ़ाई के लिए होती है, अभी उसके बाद देंगे, लेकिन मज़े मज़े हम लोग उसको डायल्यूट करते रहे और ये सोचते रहे कि एक्चुअली जो हक है इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के बनाने में और उनको लाभ उठाने में सबसे ज़्यादा योगदान रहा हो वह युवाओं को रहा है, इसलिए उनको उसका हक मिलना चाहिए। इसलिए 2 बार हमको रिलैक्स करना पड़ा, एज और थोड़े से रिस्ट्रिक्शन जो थे। रिस्ट्रिक्शन ये थे कि हम लोग सोचता था कि इनको हम साथ ही साथ अगर कहीं काम होगा तो काम भी लेंगे इनसे हम, उस पर लोग ज़्यादा नहीं अच्छा लगा। लेकिन ये कि अब जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हमारे बढ़ रहे हैं, अब उम्मीद करते हैं कि वो मकसद जो था हमारा पूरा हो जाएगा। बेरोजगारी भत्ते की अगर बात करें तो कई जगह गड़बड़ियों की भी शिकायत आई है, तो उस पर आप लोग कैसे काबू पा रहे हैं? जो भी काम किया जाता है उसमें गड़बड़ियाँ होती हैं, काम ना करने में कोई गड़बड़ी नहीं होती। हमने काम नया शुरू किया था, कुछ गड़बड़ियाँ हम लोगों को अंदाज हुई, कहीं सरकारी सर्टिफिकेट देने में हुई, कहीं पे कुछ गलत लोगों ने किया, कहीं लोगों ने उसको अदरवाइज लिया। लेकिन अब मज़े मज़े वो गलतियाँ अब कम होती जाएंगी और वो स्टेज आ गई है शायद गलतियाँ बिल्कुल ना हो अब, क्योंकि अब हम ऑनलाइन देने जा रहे हैं। अब किसी को चेक लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, हम बटन दबाएंगे उसके अकाउंट में पैसा पहुँच जाएगा। तो जो करप्शन का पार्ट था आप सोच रहे थे वो खत्म हो जाएगा अपने आप। अगर बेरोजगारी भत्ते से अलग हट के बात करें तो एक बीच में आपने फैसला लिया था जिसमें था कि शाम को बिजली नहीं जलाई जाएगी, फिर उसके बाद 24 घंटे तक बड़ा यहाँ पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और उसके बाद वापस लेना पड़ा। तो आपको लगता है कि क्या वो फैसला सही था? ये फैसला सही है? हमारी सबसे बड़ी जो हमको विरासत मिला है वो टूटी फूटी व्यवस्था मिली उत्तर प्रदेश की, और जिसमें सबसे ज़्यादा बदहाली है वो है बिजली की। पूरे 5 साल इनको हो गए, इन्होंने एक भी प्रोडक्शन बिजली का लगाने की कोशिश नहीं की, वही पुराने सही चलते रहे। बिजली की क्राइसिस हुई, इस बार गर्मी ज़्यादा थी, हम सोचते रहे किस तरह से हम लोगों को बिजली दे सकें। उधर रमज़ान का महीना आ गया और भी हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया कि मुसलमानों को वादा किया हमको बिजली मिलना चाहिए पूरी। लेकिन ये कि बिजली की कमी, प्रोडक्शन की कमी में हमें दिक्कत आती नहीं, इसलिए एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट सोचा गया था कि शाम को बिजली बंद कर दी जाए तो उतने टाइम में हम बिजली अपने उन लोगों को दे देंगे यहाँ पे बदलाव है। लेकिन ये प्रैक्टिकली अच्छा नहीं लगा क्योंकि व्यापारियों को नुकसान हो रहा था, इसलिए उसको बदल दिया गया। तो हम तो एक्सपेरिमेंट किए आते हैं अच्छाई के लिए, उसमें बुरी नज़र आपकी है, जैसा देख लीजिए आप। जी, हम लोग की नज़र नहीं, विपक्ष ने उसमें मतलब विपक्ष की नज़र है। जी जी, तो उनका अगर क्रिटिसाइज करना है तो करेंगे। हमारा मकसद तो हम बिजली दें जी, कैसे दें, कहाँ से दें, इससे हमारा मकसद नहीं है। बैंकों के अंदर लाख करोड़ों अरब डॉलर्स का कर्जा था पिछली सरकार का, जो उन्होंने दिया नहीं। बैंक हमको पैसा देने के तैयार नहीं। जी, अभी बात हो रही थी तो ये अचानक याद आया कि विपक्ष ये भी कहता है कि ये रोल बैक सीएम है, निर्णय लेते हैं वापस ले लेते हैं, तमाम ऐसे निर्णय हुए।
तो इसको आप क्या लेते हैं? ये एक हेल्दी एटीट्यूड है। अगर हमने कोई फैसला किया है और महसूस करते हैं कि ये फैसला उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, तो हम बदल देंगे। इसमें कौन बात बुरी मानने बात है? क्या अगर फैसला ले लिया जाए कि सब कोई गलत फैसला लिया तो उसको बदलना नहीं चाहिए? बड़े लोग बदला है। लेकिन आप अनुभवी हैं, आप पहले भी कैबिनेट में रहे हैं, युवा मंत्री, अनुभवी कैबिनेट, ये है। सूरत तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कई बार आरोप भी लगता है और कई बार दिखता है, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे भी कई बार दिखता है कि सीरत उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। क्यों, क्या वजह मानना है? देखिए ऐसा है, ये तो नजर का फेर है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा कि नौजवान मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छा है, नहीं, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। नहीं, और कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा जी, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा, तो वो अपनी अपनी नज़र से देखते हैं। तो इसमें कोई खास बात नहीं। वो अंग्रेजी की एक बीमारी है, टॉर्टस फिनोमेना। उसमें ऐसा होता है आदमी की जो अपनी फीलिंग होती है वो दूसरे पे डालता है। हम जो हैं वो दूसरे में नजर आएंगे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अनुभवी ज़रूर है हमारा वो, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन पे हावी होते जा रहे हैं। और आपने इधर देखा हुआ चेंजेस कितने आए हैं। अब जो चेंजेस हैं, जो मुख्यमंत्री पहले थे आज में पर कुछ एक्सपीरियंस है और आता जाएगा और बिछोड़ होते आ रहेंगे। अच्छा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप कहाँ पाते हैं सरकार को? बड़ी साफगोई से बताइए जी। देखिए ऐसा है, वही पुराना रिजीम, वही पुराने ऑफिसर्स, नया ऑफिसर थे नहीं पास। प्रमोशंस में जो मतलब हर्डिल लगा हुआ था, अच्छे अधिकारी प्रमोट होकर उस पोस्ट पर, IAS नहीं था हमारे पास, IPS नहीं था हमारे पास। हम कहाँ से एडमिशन चलाते? उन्हीं को उलट फेर के चला रहे थे। और उसी लिए कहीं ना कहीं हमारा थोड़ी दिक्कतें हुई एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन वो दिक्कतें सब काबू पा ली गई। अब ऐसा कुछ नहीं होना है, क्योंकि एक बहुत ऐतिहासिक काम किया है इस सरकार ने। वो ये किया है कि आरक्षण में पदोन्नति को ख़त्म करके एक ख़त्म किया है। उससे नतीजा जो कि हमारे टैलेंटेड अफसर जो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते, आज हमारा सब डिप्टी कलेक्टर जो है वो डिप्टी कलेक्टर से रिटायर हो जाएगा, और दूसरा जो उसका दोस्त है जो बहुत जूनियर है वो कमिश्नर होकर रिटायर होगा। अच्छा, सियासत की अगर बात करें, इसी मुद्दे पर बात करें, तो आपको रिजर्वेशन इन प्रमोशन के मुद्दे पर आपको नहीं लगता कि राजनीतिक नफे नुकसान की वजह से सब पार्टियां अपने अपने चश्मे से देख रही हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए वो जहाँ जिस तरह से देखें, लेकिन एक प्रैक्टिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल बात यह है कि एक सबॉर्डिनेट और एक शेड्यूल कास्ट से जो रिजर्व ज्वाइन करता है, 20 साल सर्विस करता है, और वो असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। उसका जूनियर आता है, उससे 15 साल बाद ज्वाइन करता है और उसका चीफ आता है। तो उस पर्टिकुलर केस में वो जो आपका सीनियर ऑफिसर है, क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, काम नहीं करेगा। और ये उसी की प्रॉब्लम है। हम बहुत करीब से अधिकारियों को जानते हैं, बहुत अच्छे अधिकारी, लेकिन इसलिए टूटे हुए हैं। तो क्या काम करें? कल का लौंडा हमारा बॉस है, तो इसका पुरजोर विरोध समाजवादी पार्टी करेगी और करना चाहिए भी, सबको करना चाहिए। आप नेताजी के काफी करीबी हैं। नेताजी का एक मिशन है दिल्ली 2014। आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो हैं उस मिशन को हकीकत में बदल पाने में सक्षम होंगे? जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव में एक मुहिम चलाई थी, रथ चलाया था और उसके बाद 224 सीटें हासिल हुई। मेरा ख्याल है हम मोर देन श्योर हैं कि अखिलेश पूरी तरह उसमें सफल होंगे। और अब जो आने वाला 14 का इलेक्शन होगा, उस वक्त उसको थर्ड फोर्स को कोई रोक नहीं पाएगा बनने से, कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आप हाल देख रहे हो, भाजपा का नतीजा देख रहे हो, सिर्फ थर्ड फोर्स रह गई है। और थर्ड फोर्स आने का मतलब मुलायम सिंह इस देश के प्रधानमंत्री। वकार साहब से अभी कुछ और सवाल हम करेंगे, लेकिन अभी वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। लगता है हम ऑस्ट्रेलिया वापस आ गए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री वकार अहमद शाह साहब से। वकार साहब, आपकी सरकार में मंत्री जी हैं, वो अक्सर नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर इस्तीफे की पेशकश भी कर देते हैं कभी कभी। तो आपको नहीं लगता कि सरकार जो स्मूथली जितना चलना चाहिए उतनी स्मूथली इस वजह से नहीं चल पाती? बड़ा खराब सा या बहुत टफ सा क्वेश्चन में पूछ लिया जी। हमारे सीनियर हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे। मुलायम सिंह जी के दोस्त हैं और हम मुलायम सिंह को इतना मानते हैं कि वो रूट भी जाते हैं, नेताजी को मनाने का तो मना लेते हैं, दोनों अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। आप भी पार्टी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है। आपको लगता है कि इन 6 महीनों में, सरकार अब 6 महीने पूरे हो जाएंगे, इन 6 महीनों में मुसलमान जो
चाहता था वो उसको मिल रहा है, या फिर कहीं लग रहा है कि कहीं कुछ ठगा सा महसूस कर रहा है? नहीं नहीं, मुसलमान जितना उसने उम्मीदें की थी, मैं ये तो नहीं कहूँगा सब उसको मिल गया, लेकिन उसमें शुरुआत हो गई है और कुछ बड़े ही अच्छे फैसले हुए हैं, और जब उनका इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मुसलमानों को जो इतने दिनों की शिकायत रही थी वो दूर हो जाएगी। बिजली की एक बहुत बड़ी बात होती है, हम लोग भी लोगों के बीच जाते हैं तो कहते हैं कि जनाब बिजली जो है वो अभी भी ठीक नहीं हुई है और बुरा हाल है बिजली का, और पता नहीं कैसे ठीक होगी। आप भी बहराइच से आते हैं, वहाँ पे भी आपको हाल पता होगा कि किस तरह से बिजली वहाँ पर आती है। तो बिजली के लिए कुछ ठोस सरकार कर पाई है या लगता है कि करेगी? क्योंकि हर सरकार आती है, वादा करती है, वादा की बातें नहीं होने रही है। हम पूरा कर रहे हैं और करके दिखा रहे हैं। हम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। बिजली कहाँ से मिल सकती है वो भी हम देख रहे हैं। हमने कूड़े से बिजली कराने का हम लोगों ने खुद डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है हमारी कैबिनेट के अंदर। हर वो तरीका जिससे हम बिजली बढ़ा सकें वो अप्लाई कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक से ले रहे हैं बिजली, और साथ ही साथ बिजली का जो मिसयूज़ है वो ख़त्म करके हम बिजली की प्रॉब्लम क्राइसिस को ख़त्म कर लेंगे। ट्रांसफार्मर हमारे बिल्कुल जिसमें कुछ था ही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री ने उसको बैंड किया, सबको ब्लैकलिस्ट किया। नए ट्रांसफार्मर आ रहे हैं, तो व्यवस्था को बदलने में हमें समय दीजिएगा, थोड़ा बहुत दीजिएगा। ऐसे तो नहीं है कि जादू से लगा दें। 6 महीना हो गया अब लोगों को, अब लोगों की नजरें 6 महीना अब देखिए सरकार का हनीमून पीरियड जो है वो खत्म हो गया। 6 महीने हमको मजबूती से खड़े होने में लगा है। उस हिलती हुई टूटी हुए दरवाजों के घरों पे खड़े होने पे हमको मजबूती से पैर जमाने का 6 महीने के बाद मौका मिला है। और अब जो हमारा हर कदम होगा वो बहुत मजबूत होगा, और वो हम उम्मीद करते हैं कि इस उत्तर प्रदेश की विकास के लिए एक बहुत ही अहम कदम होगा जो उठाया जा रहा है। अच्छा, 2014 में सबसे बड़ी लड़ाई किससे मानते हैं आप? किस पार्टी से मानते हैं कि ये पार्टी हमारी सबसे बड़ी कंपटीटर होगी? देखिए, यहाँ 2 पार्टीज हैं। एक सेकुलर टाइप के लोग हैं और एक हैं बहुत ज़्यादा फेनेटिक टाइप के लोग। जो सेकुलर और लिबरल लोग हैं वो मुलायम सिंह यादव जी के साथ हैं, और एक तरफ वो। लेकिन जनता ने आज़ादी के इतने दिन के बाद ये महसूस किया है कि नफरत से नहीं चलता, कुछ हुकूमतें नहीं चलती। और नतीजा हुआ है कि मैं अपनी बात दे रहा हूँ, बहराइच से रहा हूँ मैं 93 से अब तक खुदा का शुक्र है मुसलसल लड़ता रहा हूँ, जीतता रहा हूँ। और हमारा बहुत बड़ी तादाद गैर मुस्लिम्स की है, लेकिन मुझको करीब 20,000 वोट बहुत हुए ये हिंदूज के मिलते हैं सारी कोशिशों के बावजूद। ऐसा नहीं, बहुत हिंदू बहुत अच्छे हैं। 2-4 लोग परसेंटेज ख़राब हैं, 10-20-50 और भी हम लोग क्या ख़राब हैं, लेकिन अब पब्लिक समझ गई है कि नफरत से काम नहीं होगा। आज हमें रोजगार चाहिए। तो आपकी कंपटीटर कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है। हमारी ऐसा हुआ ये कि हमारे साथ दिक्कत ये हो गई कि हमारी जो कंपटीटर हैं सब कंबाइन हो जाते हैं। उनका मकसद जीतना नहीं होता, हमको हराना होता है, दिक्कत ही होती है। तो आपको लगता है 2014 में मिलकर सब आपके खिलाफ खड़े होंगे? नहीं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे खिलाफ खड़े होंगे। अब पब्लिक ने समझ लिया है कि कहाँ उसका बेहतरी है और कहाँ तबाही है। वकार साहब, हर एक व्यक्ति की एक अंदर की एक इच्छा होती है, एक राज की बात होती है जो वो बताना चाहता है लेकिन अभी तक बता नहीं सका होता है, नहीं वो अपने ही घर वालों को, नहीं अपने पार्टी के लोगों को, नहीं जनता को। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके मन की बात क्या है, आपके राज की बात क्या है जो आज आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारी राज की बात यह है कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया था और जहाँ हूँ वहाँ ये मैं समझता हूँ कि ये लोगों की दुआएं हैं और ऊपर वाले की मर्जी है। और मैं कोशिश करता हूँ कि एक ऐसा हिंदुस्तान बने जिसमें भाई भाई का रहे, एक दूसरे से मिलने की तमन्ना रहे, एक दूसरे को दुश्मनी न रहे, तालीम हो, बच्चों लड़कियां ईमानदारी से अगर सड़कों में घूमे तो कोई खतरा ना हो। ऐसा सपना हमारा है, हो सकता है कभी पूरा हो, मैं नहीं सकता। ये सबसे बड़ा सपना आपका है। वकार साहब, जनता भी कुछ चंद सवाल आपसे करना चाहती है। कब तक मिल पाएगा? 10 से मिलने जा रहा, 9 से मिलने जा रहा आपका, और ये उस वक्त तक मिलेगा जब तक आपको रोजगार हम न दे पाए। जब तक रोजगार न दे पाए, आप रोजगार पा रहे हैं, तब तक मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिएगा कि इस बेरोजगारी भत्ता जो हम बांटने जा रहे हैं इसमें से 50% के ऊपर जो है अगले 5 साल के अंदर, अगर 1 साल के अंदर रोजगार पा जाएंगे, ये कट ऑफ हो जाएंगे। तो इसलिए इस लाइन पे ला रहे हैं कि रोजगार, हमारा मकसद रोजगार देना है। ये इंटरीम रिलीफ है, ये दवा नहीं है, बेरोजगारी की दवा नहीं है। हम उन कमज़ोर बच्चों को जिनके पास रोजगार के कोई मौके नहीं हैं, जिनकी हालत बहुत ख़राब है, जो अपना
एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं भर सकते पैसा खरीद करके, उनके लिए एक असिस्टेंस है जो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी ने जब पिछली बार ये किया था तब 500 रुपये दे रहे थे हम लोग, तो दूसरे प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर का टेलीफोन आता था कि भाई कैसे कर रहे हो। और आज भी जो अखिलेश यादव लैपटॉप और वो देने जा रहे हैं टैबलेट, दुनिया के किसी मुल्क में कभी नहीं दिया गया है, पहली बार होगा। ये हैं वकार साहब जिन्होंने कहा और बहुत ही साफगोई से जनता की बातों के जवाब दिए हैं। वकार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया न्यूज़ के साथ बातचीत की, अपना कीमती वक्त निकाला। तो वकार साहब का कहना है कि वो बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, और अभी उनकी सरकार को थोड़ा और वक्त चाहिए जनता के बीच अपनी बातों को पहुंचाने का। हम उम्मीद करते हैं कि सपने सपने ही नहीं रह जाएं, उनको जमीनी हकीकत मिले। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।